नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग, बताएं कैसे हो रही है पढ़ाई। जग जाओ, जगो, उठो उठो, जल्दी उठो, बिस्तर छोड़ो, जल्दी उठो, कॉपी पेन ले लो, जगो बच्चों, क्योंकि मैं आज जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। और आज जो है तारीख 20 है, 20 फरवरी, और आप लोग जानते हैं कि पहला पेपर हिंदी का 22 फरवरी 2024 को सुबह 8:30 बजे से लेकर के और 11:45 तक। तो बच्चों एकदम जग जाओ, जगो, एकदम उठना है और ऐसे टूट जाओ जैसे शेर अपने शिकारी पर टूट जाता है। उठो उठो, ये मेरा एनर्जी आपके बहुत काम आएगा बच्चों। आज सेकेंड, कहने का मतलब कि लास्ट सेकेंड नाइट की बात है ये जो मैं चिल्ला रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं। उठो बच्चों और कॉपी पेन लेकर एकदम तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, और देखो मैं क्या आप लोगों के लिए लाया हूं। वो बच्चे जरूर देखें जो बिल्कुल उदास हो गया है और सोच रहा है कि मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या कुछ पढ़ा ही नहीं हूं तो क्या मैं पेपर में लिखूंगा। वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें और मेरा दावा है कि वो 100 में 100 नंबर ला देगा। ये मैं कह रहा हूं। सिर्फ ये वीडियो देख लो, 2 दिन पहले, परीक्षा के 2 दिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। पूरा प्रोफार्मा तैयार करके मैं पूरा जैसे पेपर में आएगा हूबहू यही पेपर है, समझिए कि 22 फरवरी का, 22 फरवरी 2024 का यही पेपर है बच्चों जो परीक्षा में आएगा। और जैसे पेपर में परीक्षा देगा हूबहू यही क्वेश्चन मैं आप लोगों का प्रयास कर रहा हूं कि आ जाए। जो बच्चे इस मॉडल को अभी तक नहीं समझ पाए हैं उसके लिए मैं मॉडल पेपर यहां लेकर आया हूं बच्चों। मॉडल पेपर लेकर आया हूं कक्षा 10 का हिंदी 22 फरवरी 2024 के लिए। समय 8:30 से 11:45 तक। तो बच्चों उठ जाओ, अभी भी समय है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक, कॉपी किताब पेन कुछ भी नहीं उठाया है, उठ जाओ, जगो और पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाओ बच्चों। ये मैं कह रहा हूं, 2 रात में मैं पूरा रटवा दूंगा, पूरा आपका 70 में 70 दिलवा दूंगा। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरा गला जो है बोलते बोलते एकदम खराब हो गया है। फिर भी आपके लिए, आप लोगों के लिए बच्चों, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं जी जान लगा करके मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं बच्चों, सिर्फ आप लोगों के लिए। इसलिए एकदम कॉपी पेन उठा लीजिए और लग जाइए। तो आइए बच्चों, आज देखते हैं, पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और मेरा दावा है कि ये पेपर जो है जितना बता रहे हैं उसमें से लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ये मैं कह रहा हूं। जिसको समझ में अभी तक नहीं आया है कि हिंदी का पेपर में क्या आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, अभी तक कोई किताब नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, ये वीडियो को देख लो बच्चों। 1 रात देख लो, 2 रात देख लो, अभी समय है बच्चों। जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है वो पूरा यहां समझ लेगा। पूरा मॉडल क्या होता है पेपर का, कितने नंबर का कौन क्वेश्चन आता है, OMR कैसे भरना है, सारा चीज मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तब तक मैं चिल्लाता रहूंगा जब तक ये पूरी तरह आप लोगों को समझ में नहीं आ जाता बच्चों। मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूं बच्चों। एकदम कॉपी और पेन उठा लीजिए। तो चलिए एकदम कुश्ती से आ जाइए और लग जाइए। मैंने कहा ना कि एकदम झपट्टा मार लीजिए, पेपर पे एकदम झपट्टा मार लीजिए कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए बच्चों, एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ऐसा तैयारी कर लीजिए। और वही उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं बच्चों। एकदम देख लीजिए तब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे पेपर कभी भी यूट्यूब पर आप लोग नहीं देखे होंगे, कभी भी नहीं, जो मैं आज आप लोगों को चिल्ला करके बता रहा हूं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बच्चों, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए तो एकदम रामबाण होगा बच्चों, रामबाण होगा, मैं चिल्ला के कह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर जो 22 फरवरी 2024 को आने वाला है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं यूपी बोर्ड 2024 मॉडल पेपर कक्षा 10 हिंदी केवल प्रश्न पत्र 22 फरवरी 2024 सुबह 8:30 बजे से लेकर के 11:45 पे। तो चलिए आ जाइए बच्चों। सबसे पहले पेपर आप लोगों को मिलेगा बच्चों, सबसे पहले जो पेपर मिलेगा तो आप लोग निर्देश को पढ़ेंगे बच्चों। और देखिए
पहला लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्या समझे? जो पेपर आप लोगों को मिलेगा, जब पेपर आप लोगों को मिलेगा वो 15 मिनट जो टाइम होगी बच्चों, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होगा कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आया है, किस टाइप का आया है। राइट? चलिए, दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त होगा, यानी प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा बच्चों, खंड अ और खंड ब। खंड अ और खंड ब, यहां ध्यान देंगे बच्चों, खंड अ और खंड ब, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 अंक होंगे बच्चों, खंड अ में 20 क्वेश्चन होंगे जो बहुविकल्पी होंगे। जो क्या होंगे बच्चों? बहुविकल्पी। आप लोग जानते होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे बच्चे। और जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना होगा बच्चों। OMR जो गोला दिया होगा अलग से आप लोग को OMR मिलेगा, और उसमें 4 खाने दिए होंगे, और उसमें जो सही होगा उसको रंगना होगा। और ये OMR ऐसे रंगना होगा कि कहीं मिस्टेक ना हो। सिर्फ एक गोले पर ही रंगना है बच्चों, प्रत्येक उत्तर के एक गोले पर ही रंगना है। ये नहीं कि हम किसी भी गोले को रंग दे, या एक गोला गलत हो जाए तो दूसरे गोला बनाए, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये OMR कोई आदमी नहीं जांचेगा, कंप्यूटर जांचेगा। और थोड़ा भी गलत हुआ तो आपका नंबर मिस हो जाएगा। इसलिए बच्चों OMR उत्तर पत्रक पर देने होंगे। खंड ब जो है बच्चों वो 50 अंक के होंगे, जो वर्णनात्मक हो गया, यानी वर्णन करके उसकी व्याख्या करके लिखना होगा, और प्रत्येक अंक के सम्मुख अंक जो है अंकित होंगे। तो बोलिए ये पूरा प्रारूप समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो फिर से मुझे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मैं इस चीजों को बताऊंगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे संपर्क कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे ही दिया हूं। व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है 99 36 68 14 37। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई भी दिक्कत हो, पॉइंट भी जरा सा भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। लेकिन पेपर के दिन एकदम शेर जैसा उछड़ जाइए पेपर पर कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए बच्चों, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो उठ जाइए, जग जाइए, क्यों सोए हैं? उठिए और पेन कॉपी लेकर हमारे साथ जुट जाइए। सारा रात आज जो है जगराता होगा बच्चों, जगराता होगा सारा रात आज हम लोग चिल्लाएंगे, सारा चीज क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्या है कि नहीं आएगा? क्या है कि नहीं आएगा? चैलेंज कर लो कि हम, मुझे प्रण कर लो कि मुझे कुछ पाना है, 70 में 70 नंबर लाना है। तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो इस तरह से हम शुरुआत करते हैं बच्चों खंड अ का शुरुआत करते हैं, जो 20 नंबर का, जो 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों जो बहुत चुन कर लाए हैं बच्चों। पहला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है बच्चों? चलिए जवाब दीजिए, स्क्रीन पर आपका है ये क्वेश्चन। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा ज्ञात कीजिए, बताइए। पहला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, 1850 से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। चलिए जल्दी बताइए। अगर नहीं याद है तो मैं बताऊंगा, मैं सब कराऊंगा। आज पूरा रात हमारा साथ दीजिए बच्चों, पूरा रात हमारा साथ दीजिए। एकदम 70 में 70 आएगा हिंदी में, मैं कह रहा हूं, मेरा साथ दीजिए। यह है, तो चलिए क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। तो बच्चों याद कीजिए शुक्लोत्तर युग का तो 1938 से लेकर के और 1980 तक होता है बच्चों। याद कीजिए एकदम। हमारा जो है आंसर कौन होगा? हमारा जो होगा ये होगा, इसको लॉक किया जाए बच्चों, इसको लॉक किया जाए, ये हमारा होगा सही जवाब। शुक्लोत्तर युग यानी 1938 से लेकर के और 1980 तक शुक्लोत्तर युग का समय सीमा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को आप भली भांति देख लेंगे और इसका जो जवाब है 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। तो समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आ जाइए बच्चों दूसरे प्रश्न के साथ। दूसरा प्रश्न है कृति कंकाल के लेखक कौन है। कृति कंकाल के लेखक कौन है, माने जो कृति है, ये कंकाल जो कृति है ये किसके लिखा हुआ है, माने इसके रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद है कि मुंशी प्रेमचंद्र है कि दिनकर है कि यज्ञ है। गेस कीजिए बच्चों, गेस कीजिए, देखिए क्या है, गेस कीजिए। जो पढ़े हैं आप लोग बताइए कि कंकाल के लेखक कौन है। तो बच्चों बता दे रहे हैं आपको, एकदम रट लेंगे, याद कर लेंगे एकदम। और ये लक होता है बच्चों जयशंकर प्रसाद पे, जयशंकर प्रसाद के, यानी कंकाल की कृति कौन किए हैं, तो जयशंकर प्रसाद। बच्चों जयशंकर प्रसाद याद हो गया, कंकाल जयशंकर, जयशंकर प्रसाद कंकाल जयशंकर, तो हो गया कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। याद हो गया बच्चों। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन है तीसरा, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, लहरों के राजहंस। बच्चों लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं। क्या प्रेमघन है कि मोहन राकेश है कि गुलाब राय है कि दिनकर है। बताइए बच्चों, बताइए, सिलसिला अभी थमेगा नहीं, पूरा रात जगना है। बताइए लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, प्रेमघन है कि मोहन राकेश हैं कि गुलाब राय हैं कि दिनकर है। बताइए बच्चों, बताइए, बताइए। तीसरा का बताइए क्वेश्चन क्या है, तीसरा का बताइए क्या है। बोलो 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 बोलो, तीसरा का क्या है, बोलो तीसरा का क्या है, बोलो बोलो। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, प्रेमघन है कि मोहन राकेश है कि गुलाब राय है कि दिनकर है। बोलिए बोलिए। हाँ, तो लक होता है खाप, यानी मोहन राकेश, ये होता है मोहन राकेश में। बच्चों एकदम लग जाइए मन से, सारा रात लग जाइए। तीसरा का लहरों का राजहंस कौन है, तो मोहन राकेश। याद हो गया, मोहन राकेश। आइए चौथे क्वेश्चन पर, साकेत महाकाव्य। बच्चों पहली बात तो साकेत महाकाव्य है, महाकाव्य क्या है, साकेत है, यानी साकेत जो है महाकाव्य है। की रचना किसने की, मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, हरिऔध ने, नागार्जुन ने, जिसको बाबा नागार्जुन भी बोलते हैं बच्चों, बाबा नागार्जुन। तो बताएं बताएं बताइए क्या होगा, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, बताइए। मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, हरिऔध की, नागार्जुन। राइट आंसर बच्चों, राइट। इसका जिस महाकाव्य के जो रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त, करेक्ट। चौथा का आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही सुंदर लेके आए हैं, लाजवाब बच्चों। यामा के रचयिता के नाम है, यामा के, यामा, यामा जिसको बोलते हैं, यामा के रचयिता का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। बताइए बच्चों, बताइए, महादेवी वर्मा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है कि मीराबाई है कि अशोक वाजपेयी। यामा, यामा बोलिए, यामा, यामा यानी महायामा, यानी यामा जो है महादेवी वर्मा, ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चों, यामा महादेवी, यामा यानी यामा के रचयिता महादेवी वर्मा। तो कंप्लीट हो गया बच्चों ये 5 क्वेश्चन। छठे नंबर है तीसरा सप्तक का प्रकाशक, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, यानी तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ बच्चों, कब हुआ, 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1942 में। बताइए बच्चों, बताइए किसको लॉक किया जाए, बताइए तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तीसरा, 1 2 नहीं, थर्ड प्रकाशन का, थर्ड सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, क्या 1951 में हुआ कि 1959 में हुआ कि 1943 में हुआ कि 1942 में। बताइए बच्चे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 1959 में, 1959 को लॉक किया जाता है बच्चों, 1959, करेक्ट। चलिए प्रश्नों की सिलसिला आगे जारी है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा की रचनाकार है निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, सुमित्रानंद पंत। बोलिए बोलिए, राम की शक्ति पूजा निराला, निराला, निराला बोलिए, जिसका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए किस पर लग किया जाए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है,
तो निराला है बच्चों, निराला है, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? निराला बोलते हैं। 8वां क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही लाजवाब। सुमित्रानंद पंत की रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। ज्ञानदीप है, युगवाणी है, कि प्रेम वाटिका है, कि छड़दा है? बताइए बताइए बच्चों, बताइए। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, युगवाणी, युगवाणी, बोलते रहिए युगवाणी, सुमित्रानंदन पंत। एकदम रट लीजिए बच्चों, एकदम रट लीजिए। सुमित्रानंदन पंत के रचनाकार जो है, कौन है? सुमित्रानंद पंत रचनाकार जो है, युगवाणी का रचनाकार जो है सुमित्रानंद पंत है। यानी सुमित्रानंद पंत की रचना का क्या नाम है? तो युगवाणी बच्चों, युगवाणी। चलिए अगला क्वेश्चन, एकदम जोश को खत्म नहीं होने देना है बच्चों। तो बच्चों सुमित्रानंद पंत की रचना जो है युगवाणी है। क्या है? युगवाणी, सुमित्रानंदन पंत। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केशवदास की रचना है। केशवदास को कौन नहीं जानता है बच्चों? कौन नहीं जानता है? जो पढ़ा होगा जरूर जानता होगा। केशवदास की रचना है भक्तमाल, रामचंद्रिका, सुदामा चरित या प्रेम वाटिका? बताइए बताइए बच्चों, ये इसकी रचना, ये केशवदास की रचना कौन, मतलब रामचंद्रिका का है ये, कि भक्तमाल है, कि सुदामा चरित है, कि प्रेम वाटिका है? बताइए केशवदास की रचना का नाम बताइए। सही जवाब बच्चों। तो इसलिए इसको लॉक किया जाता है बच्चों, इसको लॉक किया जाता है, यानी रामचंद्रिका, 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 केशवदास, केशवदास, रामचंद्रिका। ऐसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। तो इस तरह से हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी बचा है खंड अ का 11 क्वेश्चन। सिलसिला भी जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए यहाँ पे, तब तक स्क्रीन। तो बच्चों आए हैं लेकर 10वां क्वेश्चन। अभी तक 9 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए बच्चों, ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। तो आप 10वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। महादेवी वर्मा कवयित्री है? महादेवी वर्मा कवयित्री है? महादेवी वर्मा कवयित्री है किस युग की? प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की? किस युग की है बच्चों? महादेवी वर्मा कवयित्री किस युग की है? बोलिए बोलिए, प्रगतिवाद युग की है, कि द्विवेदी युग की है, कि छायावाद युग की है, कि प्रयोगवाद युग की है? बच्चों गला बैठ रहा है, लेकिन रुकना नहीं है, रुकना नहीं है बच्चों। आज सारा रात मेहनत करना है, जगना है। गला मेरा फंस रहा है बोलने में, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ हम जी जान लगा करके लगे हुए हैं बच्चों, जी जान लगा कर लगे हुए हैं। तो महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, लॉक किया जाए इसका उत्तर ग, छायावाद युग की, यानी छायावाद युग की महादेवी वर्मा कवयित्री है बच्चों। छायावाद युग की याद रख लेंगे, लॉक कर लेंगे, इस क्वेश्चन को लॉक कर लेंगे। छायावाद युग की ये जो कवयित्री है महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोगों का 11 से शुरू होता है हिंदी का ग्रामर बच्चों। हिंदी का ग्रामर जिसको व्याकरण बोलते हैं। अगर जो व्याकरण पढ़ा है, इसमें क्या, इसमें होगा रस, अलंकार, छंद, समास, संधि, तद्भव, प्रवाची, विलोम। यही तो हमारा है, यही तो हमारा है हिंदी का ग्रामर, व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा, दिगंबर को पाहुनी, जे आवे हिमालय के उछाह में निम्न रस है। इस पंक्ति में कौन रस है बच्चों? तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें बच्चों, जो लड़का पढ़ा है, जो बच्चा पढ़ा है उसको हम बता दें, या जो नहीं जानता है उसको भी हम बता दें कि क्लास 10th के सिलेबस में मात्र 2 ही रस है। मात्र कितने रस है बच्चों? इन 13 रसों में से मात्र सिलेबस में 2 ही रस है, और वो रस है, एक रस है आपका हास्य रस और दूसरा है करुण रस। बस 2 ही रस को पढ़ना है बच्चों। हम सिलेबस को आप लोग पढ़े होंगे, या सिलेबस को हम डिस्कस कर लें। यहाँ पे हास्य रस और करुण रस बच्चों, 2 ही रस है। तो हम दोनों रस को डिस्कस करते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है बच्चों। इसका मतलब यह होता है कि अगर कविता पढ़ने या नाटक देखने से, या ऐसी वस्तु को हम देख रहे हैं जिससे हमको देखने के बाद हंसी आ जाए, उसी को हम हास्य रस कहते हैं बच्चों, उसी को हास्य रस
कहते हैं। हास रस का स्थायी भाव हास होता है, ये आप लोग जाने रहिए। तो हंसी हंसी भाजे, आप देख रहे हैं कि ये पढ़ने पर पता चल रहा है कि इसमें हंसी की बात कही गई है बच्चों, हंसी की बात कही गई है। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिम्बर को पाहुनी, जे आवे हिमालय की ऊंचाई में निम्न रस है। तो श्रृंगार रस तो होगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं, ये देगा ही नहीं। होशियार बच्चे तुरंत पकड़ लेंगे कि हमारे सिलेबस में श्रृंगार रस है ही नहीं है, तो कहाँ से यह श्रृंगार रस होगा। दूसरा करुण रस, करुण रस है बच्चों, लेकिन करुण रस का डिफिनेशन होता है कि जब दुख व्यक्त किया जाए, जब अफसोस व्यक्त किया जाए, या ऐसी कोई घटना हो जाए बच्चों कि वहां दुख हो, तो हमारा वह करुण रस होता है। और करुण रस का स्थायी भाव रौद्र होता है बच्चों, रौद्र होता है। नहीं सॉरी बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है बच्चों, सॉरी, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो शोक का यहाँ बात तो कहीं नहीं गया है बच्चों, शोक की बात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ शब्द में ही लिखा हुआ है हंसी हंसी, तो इसमें करुण रस होगा ही नहीं। अगला है हास्यरस, यही है बच्चों, यही है इसका उत्तर, इसलिए इस उत्तर को लॉक किया जाए बच्चों, लॉक किया जाए, यानी हास्यरस होगा बच्चों, हास्यरस होगा। क्योंकि आप लोगों को सिलेबस में मात्र दो ही रस पढ़ना है, वो है हास्यरस और दूसरा है करुण रस। तो इस पंक्ति में हास्यरस के बारे में ही बताया गया है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है बच्चों, और ये हास्यरस का स्थायी भाव बच्चों हास होता है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 कदम आगे। अगला है, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालसी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों, बताइए बताइए। यहाँ अलंकार से क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों, अलंकार से बना हुआ है। अलंकार तो कई प्रकार को होता है बच्चों, मुख्य रूप से 2 प्रकार को होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, श्लेष अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जबकि अर्थ अलंकार के 7 होते हैं। इसमें क्या करना है, और वही हम लोग को उसमें से पढ़ना है अलंकार 3। कौन कौन पढ़ना है बच्चों अलंकार, आप लोग को हम क्लियर कर दें। उपमा अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार पढ़ना है और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है बच्चों। कौन कौन पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार पढ़ना है बच्चों। आप लोग का क्लास 10th में सिलेबस में 3 ही है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इस क्वेश्चन बताने से पहले हम तीनों अलंकार को डिस्कस करना चाहेंगे बच्चों, बताएंगे आप लोगों की उपमा क्या होता है। तो उपमा का जो पहचान होता है वो ट्रिक से बचाएंगे, परिभाषा नहीं पूछता है बच्चों, परिभाषा नहीं पूछता है, परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछता है, इसलिए परिभाषा को रटना नहीं है। हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप पकड़ लेंगे कि कौन सा अलंकार होता है। अब देखिए उपमा की बात करते हैं। उपमा का मतलब यह होता है कि जिस एग्जाम्पल में कहीं भी, जिस उदाहरण में अगर आ गया सा, सी, सा, से, सरिस, बच्चों थोड़ा सा यहां हम जगह लेंगे, यहां हम जगह लेंगे बच्चों, उपमा की यहाँ थोड़ा सा हम व्याख्या करेंगे बच्चों। उपमा की हम यहाँ उपमा अलंकार की हम व्याख्या करेंगे, जहां जिस एग्जाम्पल में आ जाए सा, सी, सरिस, बच्चों ये शब्द जहां मिले वो वहां मार लीजिएगा कौन सा, उपमा अलंकार, वहां लॉक कर दीजिएगा उपमा अलंकार। जहां सा, सी, सरिस मिल जाए बच्चों, वहां उपमा अलंकार को लॉक कीजिएगा, एकदम आंख बंद करके, कहीं भी विचलित मत होइएगा। तो आप लोग पढ़िए, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालसी, मिल गया बच्चों, मिल गया बच्चों, ये देखिए मिल गया। यानी जिस एग्जाम्पल में सा, सी, सरिस आ जाए बच्चों, वहां हो जाता है उपमा अलंकार। तो ये क को लॉक किया जाए बच्चों, क को लॉक किया जाए। इतना ही नहीं बच्चों, हम दोनों और अलंकारों को डिस्कस यहाँ करेंगे, आप लोग क्लियर कर देंगे कि अगर परीक्षा में उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे बच्चों। अगला इसमें हम लोग ये व्याख्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये तो रहा उपमा अलंकार की, अगर सा, सी, सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। लेकिन बच्चों अगर परीक्षा में एग्जाम्पल दूसरा दे दे, जैसे मान लीजिए रूपक हो गया, रूपक अलंकार, कैसे रूपक अलंकार को हम पकड़ेंगे कि रूपक अलंकार है बच्चों। इसमें क्या किया जाता है, रूपक, इसमें जो है उपमेय का उपमान, ध्यान देंगे, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। जैसे
एग्जाम्पल में हम देख लेंगे कमल, चरण कमल बंदो हरिराई। बच्चों चरण कमल बंदो हरिराई। और इतना ही नहीं, यहां जो है चरण कमल का भेद न रहकर एकमात्र रूप बताया गया है, इसलिए यहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। इतना ही नहीं बच्चों, इसमें जो है अगला जो है उत्प्रेक्षा है, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का बहुत ट्रिक आसान है बच्चों, बहुत ट्रिक आसान है। ये सारा ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे बच्चों, सारा ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे यहाँ पे। तो उपमा उत्प्रेक्षा का क्या होता है, जानहु मानहु, जानहु मानहु याद रखेंगे, मानो जानो, क्या होता है बच्चों, मानो जानो, मानो जानो, मानहु मानहु। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओह सॉरी बच्चों, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर बता रहे हैं हम, थोड़ा सा ऊपर हम बता रहे हैं बच्चों। उत्प्रेक्षा की हम बात कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा की, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान, उत्प्रेक्षा अलंकार की हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर किसी भी एग्जाम्पल में आप, अगर आपको मिल गया, आपको मिल गया क्या, मानो जानो, मिल गया मानो जनो, मानहु जानहु, अगर ये शब्द मिल गया तो आप लॉक करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पर बच्चों, लॉक करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पर। तो इस तरह हमारा अलंकार जो है कंप्लीट हो गया और हमारा इसमें से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके आगे ठहर, 13 नंबर है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में छंद है बच्चों, छंद बहुत है, बहुत छंद पढ़ना है, लेकिन यहाँ सिलेबस में मात्र 2 छंद पढ़ना है, वो भी रोला और सोरठा। कौन बच्चों, रोला एक पढ़ना है और एक सोरठा पढ़ना है। हम दोनों को यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि रोला में क्या होता है और सोरठा में क्या होता है। 2 ही छंद पढ़ना है बच्चों, रोला और सोरठा। चलिए सबसे पहले छंद पढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज यहाँ जान लेते हैं कि छंद में किस चिन्ह को, किस प्रतीक का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं बच्चों। जैसे यश के आकार का अगर कुछ दिखे तो उसको बोलते हैं गुरु, उसको बोलते हैं गुरु। और गुरु का मात्रा 2 लिया जाता है बच्चों, इसका मात्रा जो है 2 लिया जाता है बच्चों, ये 2 होता है, अंकों में 2 लिया जाता है। और जैसे खड़ी पाई हो, इसको बोलते हैं लघु बच्चों, और इसका मात्रा जो है 1 लिया जाता है, 1 लिया जाता है बच्चों। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग। तो अब गिनते हैं, अब हम डिफिनेशन लिखते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल गिन लेते हैं, देखिए देखिए यहाँ दिखाए हुए हैं, छोटी का मात्रा के 1 मात्रा, 1 अंक गिनते हैं, दूसरा का इस मात्रा नहीं है तो 1, ये गुरु है 2, ये आक मात्रा है 2 गुरु होगा, ये भी गुरु होगा, ये लघु 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 गिन लीजिए, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी बच्चों 11 और 13 यानी 24। और जिसके पंक्ति में 24 हो यानी 11 और 13 प्रजाति हो, वो होता है बच्चों रोला छंद। कौन होता है, रोला छंद। तो हम परिभाषा बता दें कि यह 4 पंक्ति वाला सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 प्रजाति होती है, यानी 24 मात्राएं होती है, और हमको मिल गया, इसलिए रोला छंद है। जबकि सोरठा छंद में ये प्रत्येक चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है बच्चों, तो वो सोरठा होता है। क्या होता है बच्चों, सोरठा होता है। सोरठा को एक बार और हम डिस्कस कर दें, यहाँ पे सोरठा को एक बार और हम बता दें बच्चों, यहाँ पे क्लियर कर दें। चलिए सोरठा, सोरठा को हम एक बार क्लियर कर दें। इसमें क्या होता है बच्चों, सोरठा में इसके प्रथम और तृतीय यानी विषम चरणों में, प्रथम और तृतीय में क्या होता है, 11-11 मात्राएं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं। बच्चों ये याद कर लेंगे, एकदम याद कर लेंगे, तो आप लोगों का ये सोरठा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लॉक करते हैं बच्चों यहाँ रोला पर। तीसरा का क होगा,
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर है बच्चों, इसको आप भली भात समझिए। भागना नहीं है, हटना नहीं है जब तक हमारा ये मॉडल पेपर खत्म ना हो जाए, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, चाहे सारा रात गुजर जाए, भागना नहीं है बच्चों, यहाँ देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। आप जानते हैं उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी शब्द के आगे लग जाए तो उसका अर्थ जो है बदल जाता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ देखिए, उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है, अभी है कि अपि है कि उप है कि उ है, बताइए बच्चों, बताइए बताइए क्या होगा। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग क्या है, अभी है कि अपि है कि उप है कि उ है, तो बताइए इसको क्या इसका उत्तर होगा, लॉक किया जाए तो बच्चों इसका उत्तर होगा उप। क्या होगा बच्चों, उप, क्योंकि उपेक्षित को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये उपेक्षित, यानी उप आ रहा है शुरू में, यानी उप ही इसका उपसर्ग है बच्चों। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पंचवटी में समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों आप लोगों का कोर्स में पता होगा कि समास कितना पढ़ना होगा, फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि समास जो है कितना पढ़ना है बच्चों। आज सारा रात पढ़ना है बच्चों, आज जो है भागना नहीं है, पढ़ाई से मुकरना नहीं है, क्योंकि आज भाग गए बच्चों तो फिर 22 फरवरी को भाग जाओगे पेपर छोड़ करके, ये मैं कह रहा हूं इसलिए कि आज भागना नहीं है, आज पूरी रात जग करके तैयारी कर लेना है बच्चों, क्योंकि परीक्षा की आज दूसरी सेकेंड लास्ट नाइट है, इसलिए भागना नहीं है बच्चों, भागना नहीं है। यहां ध्यान से देखिए तो हम लोग देखेंगे पंचवटी। पंचवटी पंचवटी में समास है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है। जैसे बच्चों आप लोगों को सिलेबस में मात्र पढ़ना है समास, मात्र समास जो है पढ़ना है, कितना पढ़ना है बच्चों डिस्कस करके बताइए। तो आप लोगों को मात्र 3 समास पढ़ना है बच्चों, वो भी द्विगु पढ़ना है, उसके बाद से द्वंद्व पढ़ना है और कर्मधारय पढ़ना है। द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय बच्चों 3 ही समास पढ़ना है। द्विगु का मतलब, द्विगु समास में क्या होता है कि उसका एग्जाम्पल जो है 3 संख्याओं माने अंक वाला, संख्या वाला आता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पंचवटी में एक 5 अंक का संख्या पढ़ने पर लग रहा है पंच, इसलिए द्विगु समास होगा बच्चों, द्विगु समास होगा, ये पंचवटी में समास जो होगा वो द्विगु होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पुहुप शब्द का तत्सम रूप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। पुहुप शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम और तद्भव 2 होता है, तो यहाँ पूछ रहा है तत्सम पूछ रहा है, यानी तद्भव दिया हुआ है बच्चों, इसलिए पुह शब्द का तत्सम जो होगा क्या होगा बच्चों, बताइए बताइए। पुहुप यानी पुष्प हो जाएगा बच्चों, पुष्प पर लॉक किया जाए। तो इस तरह से हमारा 16 क्वेश्चन समाप्त हुआ, 16 क्वेश्चन हमारा सही हो गया। इसी तरह परीक्षा में आप लोगों को 20 में 20 क्वेश्चन करना है। अभी 4 क्वेश्चन बाकी है बच्चों, 4 क्वेश्चन अभी बताते हैं, तब तक यहाँ देखिए। हाँ बच्चों, तो 17 नंबर लेकर आए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली का परवाची है। आप लोग बच्चों शुरू से पढ़ते आए हैं परवाची शब्द, परवाची शब्द के बारे में पूछना नहीं है आप लोगों से, आप लोग कक्षा 5 से कक्षा 4 से पढ़ते आए हैं परवाची शब्द। परवाची शब्द का मतलब वो होता है कि कई शब्दों का अर्थ एक ही हो, यानी कई शब्द हो लेकिन उसका अर्थ एक ही हो, तो वहां परवाची शब्द होता है। जैसे यहाँ देखिए, मछली का परवाची है, द्विज है कि मीन है कि रचना है कि मूढ़ है, बताइए बच्चों, बताइए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा ये परीक्षा में, इससे आसान क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो यह है मछली का परवाची शब्द है, द्विज है कि मीन है कि रचना है कि मूढ़ है। तो बच्चों बताइए, मछली 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 मछली, मीन 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 होता है बच्चों, मीन पर लॉक किया जाए, मीन पर लॉक किया जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, युष्माभिरूप है युष्मत शब्द का, युष्माभिरूप है युष्मत शब्द का, यानी कहने का मतलब जो युष्माभिरूप है वो युष्मत शब्द का है। तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। बताइए बच्चों कौन विभक्ति है, एक वचन है कि बहुवचन है कि कौन वचन है, बताइए।
जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, जब तक हम चाय पी ले। बच्चों गला खराब हो गया, बच्चों बोलते बोलते गला खराब हो गया, इसके वजह से मैं काढ़ा पी रहा हूं बच्चों। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए बच्चों, आपके लिए गला खराब हो गया बोलते बोलते। प्यारे बच्चों चलिए जल्दी बताइए, आज सोना नहीं है, आज जगना है सारा रात, बैठना नहीं है, भागिए मत, भागना नहीं है आज। कॉपी पेन बंद नहीं होना चाहिए, कलम रुकना नहीं चाहिए बच्चों। तो बताइए युष्माभिरूप है युष्म शब्द का, बताइए बताइए सही जवाब। तो यह है तृतीय विभक्ति का एक वचन बच्चों, तृतीय विभक्ति का एक वचन। ये इसको लग किया जाए बच्चों, इसको लग किया जाए, इसको लग किया जाए बच्चों, इसको लग किया जाए। यानी जो है युष्माभिरूप है युष्म शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, 19 नंबर 20वां, उसके बाद से अंतिम क्वेश्चन। तो 19 नंबर देखें, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की, वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, वाक्य का कर्मवाच्य बताइए, बताइए कर्मवाच्य रूप क्या होगा। अनेक पाठ्य पुस्तक की सराहना करते हैं, यह होगा कि अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई, यह होगा कि अनेक पाठ्य पुस्तक की सराहना करते ही रहते हैं, यह होगा कि सभी विकल्प सही है। बताइए प्यारे बच्चों, बताइए, सोच के बताइए, दिमाग लगाइए। अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की, वाक्य का कर्मवाच्य रूप कौन होगा इन चारों में से? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए कि आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यह होगा अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई, यह होगा यानी अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की का कर्मवाच्य क्या होगा, यही होगा, यही होगा। इसको लग किया जाए बच्चों, इसको लग किया जाए, इसको लग किया जाए। तो अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना किया जाए। और बच्चों अब हम लोग बाजी मार लिए, और ये अंतिम सवाल 20वां नंबर, अंतिम सवाल हम लोग 1 से उठाए और 20, यानी हम लोग का OMR कंप्लीट, ओमार कंप्लीट, और 20 के 20 सही बच्चों, 20 के 20 सही। और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चनों की श्रेणी में हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, वाक्य में प्रयुक्त भाव क्या है? मुझे उठा नहीं जाता, मुझसे रोवा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। बताइए बच्चों, आप पकड़ लिए होंगे, क्या होगा? कृतवाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा कि इनमें से कोई नहीं बच्चों? बताइए, मुझसे चला नहीं जाता, ऐसे मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे रोआ नहीं जाता। अगर ऐसे शब्द आए बच्चों तो क्या होगा बच्चों? वो होगा भाववाच्य, ध्यान देंगे, भाववाच्य, ये भाववाच्य होगा। और इस तरह से हम लोगों की ओमार की सिलसिला में बच्चों 20 क्वेश्चन कंप्लीट, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस तरह से हम लोग 20 नंबर का बाजी मार लिए बच्चों। इसी तरह 22 फरवरी 2024 के दिन 8:30 से 11:45 के बीच यही जोश, यही जुनून, यही ताकत, यही दमखम होना चाहिए बच्चों, ताकि सारा क्वेश्चन करके आना है। फिर हम लोग अगला खंड में पहुंचेंगे, यानी हमारा खंड और जो है कंप्लीट खंड ब के लिए, खंड ब के लिए इस ब्रेक के बाद बच्चों, इस ब्रेक के बाद। लो बच्चों आ गया, आ गया खंड ब, खंड ब आ गया बच्चों, खंड ब बच्चों आ गया। जैसे ही खंड अ को खत्म किया, खंड ब आ गया। और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो होगा एक्सप्लेन करने वाला, व्याख्यात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न बच्चों, वर्णात्मक प्रश्न। और 21 नंबर देखिए आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक और सही तरीके से पढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है, समय आप लोगों के पास पर्याप्त रहेगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। यानी इस गद्यांश को पढ़ना है प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से, और पढ़ करके यहां 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन 3 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। वाह क्या सेंटेंस है बच्चों, क्या सेंटेंस है। और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे
और उनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। तो बच्चों, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद यहां 3 जो है क्वेश्चन बनाया हुआ है, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से हम यहां उत्तर लिखना शुरू करते हैं। बच्चों, ये वो मॉडल पेपर है, ये वो मॉडल पेपर है जो हूबहू परीक्षा में आ जाता है, इससे बाहर नहीं जाएगा बच्चों। इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम 22 फरवरी 2024 को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है अ, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर ब है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। और स है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो बच्चों, ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं कि हमको क्या उत्तर देना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने से ये पता चला होगा कि अगर ये जो पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ को हमको पकड़ना होगा बच्चों कि किस पाठ से लिया गया है, और जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ को किस लेखक ने लिखा होगा, क्योंकि ये गद्यांश है बच्चों, पदांश नहीं है, ये गद्यांश है बच्चों। और गद्यांश को समझ ही रहे हैं कि लेखक होता है, गद्यांश में लेखक होता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं उत्तर, इसका अ का उत्तर, यानी यहां शुरू करेंगे अ। अ का उत्तर। चलिए बच्चों, अब हम अ का उत्तर यहां लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखने की शैली बताते हैं, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, सुनिए मेरी बातों को सुनिए बच्चों, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। यहां शुरू करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, शब्दों पर ध्यान देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, किसके? हिंदी के। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड संकलित के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया बच्चों? भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू कर लेते हैं यहाँ पे लिखने की सिलसिला उत्तर का। चलिए तो यहाँ लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड संकलित, गद्य खंड संकलित, गद्य खंड संकलित, गद्य खंड संकलित भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जी है। तो इस तरह से बच्चों हमारा अ का उत्तर जो है कंप्लीट होगा, क्योंकि कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद से स जो होगा लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से है, आज भी कायम है, इसको देखना है। तो चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, आगे हम ब का उत्तर देंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों ये जो ब का क्वेश्चन है, ब क्वेश्चन जो है गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब अ हमारा कंप्लीट हो गया। ब का उत्तर हम लिखेंगे। कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित। तो बच्चों ये गद्यांश है और गद्यांश में रेखांकित शब्द कौन है? आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। ये रेखांकित शब्द का बच्चों व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसका। तो चलिए बच्चों हम यहाँ कर लेते हैं रेखांकित शब्द। पहले हम उत्तर देंगे ब का उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए यहां जो बात कहा गया है वो भारतीय संस्कृति को लेकर के कहा गया है बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर के उन्होंने पूरा व्याख्या किया हुआ है यहाँ पे। यानी भारतीय संस्कृति रूपी जो विशाल सागर है, ये सागर सामान्य सागर नहीं है बच्चों, बल्कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर है। और इस विशाल सागर में आकर के गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से क्या होता है? शुद्ध शीतल और स्वास्थ्य वर्धक जल अमृत के समान क्या होता है? प्रवाहित होता है बच्चों, बहता रहता है। इस तरह से ये रेखांकित भाव हमारा यह है। यानी ये जो इस संस्कृति में जितने लोग रहते हैं वो लोग जो है अपने एकदम शुद्ध विचार, शीतल विचार यानी मिथ्या को त्याग करके और समाज का ऐसे निर्माण करते हैं कि इससे जो भाषा का प्रवाह होता है, इनके व्यवहार का जो प्रवाह होता है वो एकदम शुद्ध अमृत के समान प्रवाहित होने लगता है। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस रेखांकित के माध्यम से ये पूरे भारतीय संस्कृति को संकेत के माध्यम से बताया है। ठीक ना? तो चलिए बच्चों ये रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग कंप्लीट हुआ। अंतिम क्वेश्चन जो है लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से भी आज कायम है। तो बच्चों इसका वो लाइन जो है इसका आंसर होगा, यानी लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। तो चलिए इसका हम उत्तर लिख लेते हैं, तब तक ये लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों थोड़ा सा आवाज हमारा डिस्टर्ब हुआ होगा क्योंकि हमारा माइक जो है
अचानक बंद हो गया था, हमको ध्यान हम नहीं दे पाए, इसलिए थोड़ा आवाज अगर दिक्कत होगा तो इसको मैनेज कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो हम बता रहे थे बच्चों कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमने क बता दिया, ख भी दिया रहेगा, तो क और ख में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे इस बात पर, ठीक ना। तो हमारा इस तरह से ये 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 22 पर। और बच्चों ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का होगा, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। यानी हमारा OMR जो है 1 से लेकर 20 तक वो हो गया, और ये 6, यानी हमारा 26 नंबर कंप्लीट हो गया बच्चों। 26 नंबर कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 22 लेकर हम आते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, आइए आइए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आज सोना नहीं है बच्चों, रात में सोना नहीं है, आज जग के एकदम तैयारी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पदांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 था गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 21 क्या था? गद्यांश था। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है पदांश है बच्चों। इन दोनों में अंतर आप जरूर कर लेंगे। निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। बच्चों यहां ध्यान दीजिए, इससे प्रश्न क्या बना है कि प्रस्तुत दोहे की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, श्याम रंग में डूबने पर कवि का चित्त उज्जवल कैसे हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, पंक्ति में भाव क्या है? इसका भाव क्या है बच्चों, इसका अर्थ क्या है? तो चलिए इन तीनों प्रश्न का उत्तर हम एकदम धड़ाधड़ देते हैं, और आप भी जुट जाइए हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत दोहे की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम अभी अभी जस्ट इसके पीछे वाले प्रश्न की हम संदर्भ लिखे थे, लेकिन वो पद नहीं था, वो गद्य था। वो गद्य की संदर्भ हम लिखे थे, और ये क्या है? पद है। तो प्यारे बच्चों ठीक उसी तरह लिखेंगे, लेकिन जहां गद्य था वहां पद कर देंगे, जहां लेखक था वहां कवि कर देंगे। बात समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित बिहारी सतसई, देखिए ये बिहारी का लिखा हुआ है, बिहारी सतसई। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि लिख सकते हैं, या इसके कविवर, या इसके रचयिता, या इसके कविवर बिहारी लाल जी हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्या हो गया? संदर्भ हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसके रचयिता या कविवर बिहारी लाल जी है। तो इस तरह से हमारा संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य के लिए हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, यहाँ पे काव्य सौंदर्य के लिए हम थोड़ा सा यहाँ कर देंगे, थोड़ा सा व्याख्या कर लेंगे यहाँ पे। तो यहीं पे हेडिंग लगा देते हैं, काव्य
सौंदर्य। चलिए 2 लाइन देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों ये जो है पहला क्वेश्चन हमारा था कि प्रस्तुत दोहे की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य। तो यहाँ हमने संदर्भ लिख दिया। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसके रचयिता या कविवर बिहारी लाल जी। तो इतना कंप्लीट हो गया बच्चों। अब उसी में जोड़ा था यहाँ पे कि व्याख्या लिखिए। अभी काव्य सौंदर्य भी लिखना है बच्चों। तो व्याख्या में देखिए, कवि कहता है या कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, यानी श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इस दशा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काली रंग में काली ही दिखाई देती है। गति समझे न कोई, यानी कोई उसकी मन भावना को, उनकी गति को नहीं समझ सकता है, क्योंकि अगर वस्तु काली है तो अगर काली में उसको डुबाया जाए तो काली ही दिखाई देती है। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई, किंतु कृष्ण के प्रेम मग्न में यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न हो जाता है, वैसे वैसे वो क्या हो जाता है, श्वेत होना शुरू हो जाता है, श्वेत होता रहता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसका हमने क्या लिख दिया, व्याख्या लिख दिया बच्चों, इसका व्याख्या लिख दिया। अब काव्य सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा हम स्पष्ट करेंगे, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए कि हम काव्य सौंदर्य लिख दें। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हमारा जो है ये जो कह रहा है कि काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो अभी हमने व्याख्या किया, संदर्भ यहाँ है दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा काव्य सौंदर्य की हम व्याख्या कर दे रहे हैं। यानी यहाँ पे ये बताया गया है काव्य सौंदर्य में कि कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मन जो है पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है बच्चों। और भाषा जो यहाँ ब्रज भाषा है, शैली जो है मुक्तक है, और रस जो है शांत है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देखिए बच्चों, कह रहा है कि श्याम रंग में डूबने पर कवि का चित्त उज्जवल कैसे हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बच्चों हम यही दे देते हैं। दूसरा इसका आंसर होगा दूसरा का होगा कि इसको नोट कर लीजिए, तब हम लिखते हैं। तो बच्चों अब ये 22 क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा था, अभी हमने पहला तो कंप्लीट कर दिया, प्रस्तुत दोहे की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य का स्पष्ट कीजिए, ये हो गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम रंग में डूबने पर कवि का चित्त उज्जवल कैसे हो जाता है। तो बच्चों यहां समझिए, कृष्ण के प्रेम में मग्न कवि का चित्त जैसे जैसे श्याम में मग्न होता है वैसे वैसे उसका पवित्र हो जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। यानी जैसे जैसे श्याम में मग्न होता है वैसा वैसा उसका चित्त जो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये दूसरे क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, पंक्ति में क्या भाव है। तो कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मन की दशा जो है अत्यंत विचित्र है, अत्यंत विचित्र है, और इसकी दशा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जो इसकी विचित्र प्रेम में डूबा हुआ हो। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का क खत्म हो गया, और बाकी है ख। अब ख करना नहीं है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक, ध्यान देंगे बच्चों, किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। तो इसलिए हम क कर लिए तो ख नहीं करेंगे, ख करेंगे तो क नहीं करेंगे, तो कोई हम एक करेंगे बच्चों। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 था वो गद्यांश था, तो गद्यांश में से क और ख में से कोई एक करना था, उसी तरह पदांश में क्वेश्चन नंबर 22 तो इस तरह से बच्चों हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 22 नंबर क्वेश्चन जो है 6 नंबर का आता है। तो इस तरह से हमारा 20, 6 26 और 6 जो है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे। आज सारा रात
सारा रात जगराता करना है, सारा रात जगना है बच्चों। हम लोग को 70 में 70 लाना है ना, इसलिए हमको सारा रात जगना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो बच्चों आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर में क और ख दो होता है बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन में क और ख होता है, दोनों को करना होता है बच्चों, दोनों को करना होता है। तो हम 23 के क पर देखते हैं, 23 के क्वेश्चन नंबर क देखते हैं। ये भी 5 नंबर का होता है बच्चों, ये 5 नंबर का होता है, ये जो है 5 नंबर का होता है बच्चों। ये कितना नंबर का होता है? तो ये 5 नंबर का होता है, और ये भी जो है 5 नंबर का ही होता है। अब चलिए यहाँ थोड़ा शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आप लोग को सिर्फ हम बताएंगे कि क्या करना है, तैयारी आप लोग खुद कर लेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। और हमने 3 गेस किया हुआ है, उसमें से निश्चित रूप से 2 या 1 लड़ जाएगा या तीनों लड़ जाएंगे बच्चों। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, एकदम याद कर लेंगे बच्चों, एकदम रट लेंगे जीवन परिचय को। जयशंकर प्रसाद को रट लेंगे, और भगवत शरण उपाध्याय को भी रट लेंगे। और उनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, यहाँ लिखवा दिया है कि रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना जो है रस मीमांसा है। क्या है बच्चों? प्रसिद्ध रचना है जो रस मीमांसा है। और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना जो है कामायनी है बच्चों, कामायनी है। और भगवत शरण उपाध्याय का जो रचना है वो ठूठायाम है, ठूठायाम। बच्चों देख लेंगे, ये ठूठायाम है। तो इस तरह से ये आप लोग समझ गए ना क्या कर रहे हैं। इन तीनों में से किसी 2 का अगर जीवन परिचय या क्षमता हो तो तीनों का जीवन परिचय याद कर लेंगे, तो इसमें से आपको जीवन परिचय मिल जाएगा। और उनकी एक रचना हम लिख दिए हैं, इसको आप याद कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इसमें से 5 नंबर कंप्लीट, 5 नंबर आ जाना है, मिल जाना है, बस केवल याद कर लेंगे। और जो आएगा उसमें से किसी एक का लिख देना है जीवन परिचय और उनकी कृतियां। तो 5 नंबर पक्का है बच्चों, 5 नंबर पक्का है कि मिल जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमारा 23 का क जो है कंप्लीट हो गया, 5 नंबर का। अब आप आते हैं ख पे। अब बारी है ख पे। तो इसमें देखिए बच्चे, जिस तरह से क में लेखक का जीवन परिचय कृतियां हम लोग लिखे थे, उसमें इसमें ख में क्या है कि निम्नलिखित कवियों में से, इसमें लेखक था, इसमें कवि था, और किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का लिखना है। ये भी 5 नंबर है। और हमने 3 जो है कवि का यहाँ नाम जो है गेस कर दिया है। उसमें से पहला है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, और तीसरा है महादेवी वर्मा। बच्चों अगर 2 भी याद कर लेते हैं, सूरदास या तुलसीदास, तो पक्का है कि उसमें से एक आ जाएगा, और हर साल ये पूछता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, सूरदास का जो रचना है, सूर सागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, बहुत सारा है। तुलसीदास की श्री रामचरितमानस मुख्य रूप से है, और भी है महादेवी वर्मा का है निहार, निर्जा, ये सब उनकी प्रसिद्ध रचना है बच्चों। इस तरह से ये कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचना यहाँ लिख दी हैं, याद कर लेंगे तो पक्का जो है 5 नंबर का आप लोगों को मिल जाएगा नंबर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का क और ख कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, जो 24 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क और ख आता है, और क में भी फर्स्ट सेकंड होगा, लेकिन इनमें से कोई एक करना होगा बच्चों, एक करना होगा, किसी एक का संदर्भ से व्याख्या करना होगा। जैसे देखिए, वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी एवं विमला सलिलम गया गंगा कुले स्थित अस्या घटनामा कलाकृति षडंक्ति धवलायन चंद्रिकायम बहुराजते। ये जो है आपका गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, और इसका संदर्भ लिख करके और तब अनुवाद कर देना है। बड़ी आसान होता है बच्चों, बस इसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि कैसे आप लोगों को करना है, एकदम आसानी से लिख लेंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का क होगा, क का फर्स्ट और सेकंड 2 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे संदर्भ में, क्या लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश है बच्चों, ध्यान देंगे इसमें भी गद्यांश और पदांश होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, याद रखेंगे बच्चों, हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, और इसकी कोई रचना तो होता नहीं है, इसलिए संदर्भ हमारा कंप्लीट हो गया। अब अनुवाद देखिए बच्चों, अनुवाद देखिए, हम यहाँ बता दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम का अभाव है, यहाँ लिख बोल दे रहे हैं, आप लोग चाहे तो लिख लीजिए।
चलिए, तो यहाँ अनुवाद होगा कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी वाराणसी जो है सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। और आगे क्या कह रहा है कि इयम विमला सलीलम गंगा कूले स्थित, और यह जो है बच्चों, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त एक गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटिया कलयाकृति सड़कती धौलाम चंद्रिकाम बहुरायते, और इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी की बहुत सुंदर लगती है। तो इस तरह से हम यहाँ व्याख्या इसका बोल दिए हैं, आप लोग लिख लेंगे क्योंकि समय जो है बच्चों कम है और आप लोगों को सारा चीज समझाना भी है। इसके बाद से देखिए बच्चों, ये जो है इसका फर्स्ट है, इसी तरह सेकेंड भी कोई दिया रहेगा पैराग्राफ, लेकिन कोई एक करना हो, या तो फर्स्ट करेंगे या तो सेकेंड करेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप जो है इस सारे बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इसको समाप्त करके हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 के ख पर। ये क था, अब ख पढ़ेंगे, तब तक इसको लिख लीजिए। हाँ, तो बच्चों 24 का क हम लोग समझ लिए, तो 24 का ख देखिए बच्चों, 24 का ख में भी ठीक उसी तरह संस्कृत के ही कुछ सेंटेंस होंगे, लेकिन ऊपर वाला गद्य था, नीचे वाला पद होगा बच्चों। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें पहला और दूसरा सेकंड करके बच्चों देगा, इसमें भी पहला और दूसरा सेकंड करके इसमें देगा बच्चों, ध्यान देंगे। यानी पहला और दूसरा, ये पहला है और इसका सेकंड भाग भी देगा बच्चों। इनमें से किसी एक को करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है किसी एक को करना है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेतु। तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ सेम उसी तरह रहेगा, बस हम लोग को क्या करना है, इस गद्य के जगह पर पद लिख देना है। यानी प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के किससे लिया गया है बच्चों, ये बताइए किससे है ये, तो ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। किससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि आप जो है लिख लेंगे। अब इसका अनुवाद हम क्या करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग क्या हो, सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सब लोग निरोग हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेतु, यानी सभी का कल्याण हो, कोई दुखी नहीं हो, अर्थात कोई भी दुखी के भागी न हो। इसका अर्थ जो है यही हुआ बच्चे, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेतु। तो इस तरह से हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है क और ख हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों, कंप्लीट हुआ बच्चों। और इस तरह से आप लोग देख लेंगे 24 का क और ख। अब 24 का ग और घ आता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ग पर। हाँ तो बच्चों, अब चौथा का ग क्वेश्चन आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। क्या बच्चों, कोई याद किया हुआ श्लोक लिखना है, यानी अपने पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। यानी 2 कविता आप लोगों को याद करना होगा संस्कृत में, क्योंकि 2 याद करेंगे तो फायदा होगा। इसलिए कि अगर मान लीजिए कि एक पेपर में आ गया तो वो आप लोग नहीं लिख पाएंगे, याद रखेंगे, वो नहीं लिख पाएंगे। जो नहीं आया होगा उस श्लोक को लिखेंगे। तो इसलिए ये आप लोगों का 24 का ग जो है ये प्रश्न आता है। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब देखिए घ आता है दोस्तों, घ आता है बच्चों संस्कृत के प्रश्नोत्तर। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं ये प्रश्न नंबर 24 के ग पर। हमने क
ख, क का भी फर्स्ट सेकंड में से एक करना था और ख में से फर्स्ट सेकंड में से एक करना था। अब 24 के ग में हम लोग पहुंच गए बच्चों। सोना नहीं है, सोना नहीं है, अब हम लोग बस सीमा पर पहुंचने वाले हैं। बस हम लोग अब अपने मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, मंजिल पर पहुंचने वाले हैं अपने लक्ष्य को। अब बहुत लक्ष्य के बहुत करीब है। तो 24 के ग देखिए, अपनी पाठ्य से, अपनी पाठ्य पुस्तक से बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अब बच्चों बताओ, ये बताने वाली बात है। अपने टेक्स्ट बुक लीजिए और उस टेक्स्ट बुक से जो आसान श्लोक लगे दो याद कर लीजिए। दो इसलिए कि एक अगर प्रश्न पत्र में आ गया तो उसको आप नहीं लिख पाएंगे, जो न आया हो उसको लिखना पड़ेगा। और इस तरह से आपका ये नंबर जो है बटा हुआ है प्यारे बच्चों। ये नंबर जो है आप लोगों का 2 नंबर का है। कितने नंबर का है बच्चों? 2 नंबर का है। बताओ, 2 लाइन का श्लोक लिखेंगे 2 नंबर पा जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं घ पर, यानी 24 का घ है। जिस तरह से 24 का क, 24 का ख, 24 का ग, उसी तरह 24 का क्या है, ये घ है प्यारे बच्चों। तो घ क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्यारे बच्चों दीजिए, यानी यहाँ 4 है, 5 है, लेकिन 3 छोड़ना है और 2 ही करना है। और ये कितने नंबर का है प्यारे बच्चों? ये आता है बच्चों 2 नंबर का, माने 1 गुणे 2 इक्वल टू 2। 1 गुणे नहीं, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, सॉरी बच्चों, यहाँ 1 प्लस 1 होगा, यहाँ होगा 1 प्लस 1, यानी एक प्रश्न जो है 1 नंबर का, 2 प्रश्न हुआ तो 2 नंबर। जिसमें से पहला हमने बहुत यहाँ चुन चुन के गेस किया है। पहला है वाराणसी नगरी कैसा संज्ञावस्थली अस्थि, ठीक ना, यानी वाराणसी नगरी किस गंगा मतलब स्थल पर, गंगा स्थल पर क्या है किस संगम स्थल पर है, सॉरी, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा क्या है, वीर केन पूजते। तीसरा है पदेन विद्या की दूरम याति, चंद्रशेखर का आशित विद्या केन वर्ते। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सारा क्वेश्चन इसका सारा आंसर जो है किताब में लिखा हुआ। आप टेक्स्ट बुक लीजिए और सारा आंसर छाप लीजिए, याद कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। हो सकता है ये हूबहू आप लोगों के पेपर में मिल जाए। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही आसान बच्चों, बहुत ही आसान, और ये जो रहता है 4 नंबर का रहता है बच्चों, ये 4 नंबर का रहता है। या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए। प्यारे बच्चों, इसको हम समझाने से पहले एक चीज बता देना चाहते हैं कि जो पत्र होता है वो पत्र लेखन 2 तरह का होता है। पहला जो है औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक लेटर होता है, यानी अनौपचारिक पत्र होता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं पत्र की, तो बात करते हैं पत्र लेखन के। तो जो अनौपचारिक पत्र होता है बच्चों, वो अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधी के पास लिखकर भेजते हैं। जैसे ये वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाली तथा पुरस्कार पाने वाली अनुभव बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, यानी मित्र के पास हम पत्र भेजेंगे। इसका मतलब यह है अनौपचारिक पत्र है बच्चों, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है हम लिख लेते हैं कि प्रिय मित्र, या जो भी हो, हमारा स्नेह नमस्कार, और उसके बाद से जो भी मैटर होता है हम लिख लेते हैं, जिससे आप लोग जानते हैं। अगर ये नहीं आता है तो ये लिख लीजिए, बिल्ली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिलों के बिजली विभाग के एक शिकायती पत्र लिखिए। बच्चों बोलने का मन नहीं कर रहा है, गला एकदम थक गया है, शरीर थक गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जी जान लगा करके हम इतनी रात को मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का एक नंबर भी कम ना आए, पूरा नंबर मिले। तो इस तरह से 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का पत्र लेखन है। पत्र लेखन आप लोग तैयारी कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सर हमको ये दिक्कत है, तो फिर से उस चीज को हम रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पत्र लेखन समाप्त हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 26 आता है बच्चों, वो 26 क्या है आप लोग को हम बता दें। 26 नंबर जो है वो है निबंध बच्चों, वो निबंध है मेरी लिख लीजिए इसको, यह है निबंध। उसके बाद से निबंध के बाद थोड़ा देखिए, निबंध में हमने गेस किया है क्या क्या निबंध आ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर देखते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों। देखिए इसको मिटाते हैं। अब मंजिल बहुत करीब पहुंच गए हैं बच्चों। इस प्रश्नों के सिलसिला में हम लोगों का अब लास्ट चल रहा है,
25 हो गया। 26 नंबर हम लोग अब देखेंगे कि 26 नंबर क्या है क्वेश्चन। चलिए, तो 26 नंबर बच्चों, जैसे आप लोग पेपर उठाएंगे तो 26 नंबर जो आता है वो निबंध आता है, ऐसे आता है। अब हम उसमें से कुछ ऐसे निबंध को चुनेंगे कि जिसमें मिलने की संभावना हो, उनमें से एक जरूर या तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। इस तरह से हम चुन करके निबंध को लाए हैं। और देखिए कौन कौन निबंध है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। धैर्य का परिचय देते हुए आप लोग हमारा साथ दिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब बस हम लोग बहुत ही करीब पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 26 होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 26 होगा वो होगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक ना, लिखिए प्यारे बच्चों, निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध लिखना है। और हमने क्या क्या गेस किया है बच्चों? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 हमने गेस किया है। और वो गेस बहुत ही चुन चुन कर दिया है बच्चों, बहुत ही चुन चुन कर किया है। उसमें से पहला हमारा क्या है? पहला उसमें से हमारा है बच्चों, पहला हमारा दिया है इसमें विज्ञान तथा वरदान या अभिशाप। विज्ञान पहला है, विज्ञान। विज्ञान में क्या है? वरदान या अभिशाप। वरदान या अभिशाप, हाँ, वरदान या अभिशाप प्यारे बच्चों। दूसरा हमने गेस किया है आतंकवाद की समस्या। दूसरा हमने गेस किया है आतंकवाद की समस्या प्यारे बच्चों। तीसरा हमने गेस किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक लास्ट में जो है चौथा हमने एक किया है मोबाइल फोन से लाभ और नुकसान। मोबाइल फोन से लाभ तथा हानियां। मोबाइल फोन से लाभ तथा हानियां। तो प्यारे बच्चों, अगर ये चार मैटर पर आप लोग देख लेते हैं निबंध को रटा नहीं जाता है बच्चों, निबंध को रट के लिख नहीं पाएंगे। इस निबंध के मैटर को समझिए और निबंध लेखन अपनी शैली को मजबूत कीजिए, अपनी लेखन क्षमता को परखिए, अपनी लेखन भाषा को बढ़ाइए कि हम कितना लिख सकते हैं इसके बारे में। तो निबंध को एक बार पढ़ करके और उसके बाद से टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज करके आप नंबर ला सकते हैं, लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो है कितने नंबर का आता है? तो ये आता है बच्चों 7 नंबर के। बहुत अच्छा नंबर आता है बच्चों, ये 7 नंबर का आता है बच्चों। कितने नंबर का आता है बच्चों? 7 नंबर का आता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है अंतिम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं 27 नंबर, जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि वो 27 नंबर कब आए। वो घड़ी आ गई है बच्चों। अब 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब 27 नंबर क्वेश्चन को हम क्लियर कर दें, क्योंकि 27 नंबर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते करीब वाह कितना क्वेश्चन आ गया, हम कितना करें। ये बच्चे वही परेशान होते हैं जो पढ़े नहीं हैं। जो पढ़े हैं वो
पहचान लेते हैं कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना है। हाँ, हम उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, स्वपठित खंड काव्य। क्या उसका नाम है बच्चों? स्वपठित खंड काव्य। यानी स्वपठित खंड के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर रहेगा 27। और आप लोगों को क्या करना होगा, अगर नहीं जानते हैं तो आज हम बताने वाला है कि स्वपठित खंड काव्य क्या है, और वो है 10 में पढ़ना है मेवाड़ मुकुट। क्या पढ़ना है बच्चों? मेवाड़ मुकुट पढ़ना है बच्चों, मेवाड़ मुकुट पढ़ना है। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन। स्वपठित स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्यारे बच्चों, तो स्वखंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें से हम बता दें बच्चों कि देवरिया जिला में जो चलता है, अपना अपना जिला प्यारे बच्चों देख लेंगे। हम जो है देवरिया जिला के रहने वाले हैं। कोई गोरखपुर का होगा, कोई बस्ती का होगा, कोई कहीं जिला का होगा, लेकिन देवरिया जिले में क्या पढ़ना है हम बता रहे हैं आप लोगों को, वो है मेवाड़ मुकुट। क्या पढ़ना है बच्चों? मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट, ये मेवाड़ मुकुट पढ़ना है, क्योंकि हम खुद जो है देवरिया जिले के सलेमपुर क्षेत्र के प्यासी में RH इंटर कॉलेज है, राम अजोर इंटरमीडिएट कॉलेज है, उसमें हम प्रवक्ता पद पे नियुक्त हैं। तो इस तरह से हम जो है मेवाड़ मुकुट, यानी हमारे देवरिया जिले में जो है मेवाड़ मुकुट चलता है। तो मेवाड़ मुकुट ही आप लोग देवरिया जिले के जितने हैं स्टूडेंट, वो मेवाड़ मुकुट ही लिखेंगे। मेवाड़ मुकुट। अब आता है मेवाड़ मुकुट है क्या बच्चों? मेवाड़ मुकुट में क्या बताया गया है? आखिर मेवाड़ मुकुट किसके चरित्र को लेकर दर्शाया गया है बच्चों? मेवाड़ मुकुट का स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, सारांश क्या है, ये सारा चीज हम शॉर्टकट में बता देंगे, ताकि परीक्षा में आप लोग भली भांति लिख लेंगे। मेवाड़ मुकुट का हीरो कौन है, जिसको नायक बोलते हैं? मेवाड़ मुकुट का सह नायक कौन है? ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे और बता देंगे, ताकि आप लोग मेरी कथा को, मेरी कहानी को सुन करके और हूबहू प्रश्न आए तो आप उत्तर खटाक से लेकर के और आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ सर पढ़ाए थे, वो आ गया। तो चलिए बच्चों, मेवाड़ मुकुट को हम बताते हैं। तो मेवाड़ मुकुट में क्या है बच्चों? मेवाड़ मुकुट को हम शॉर्टकट में बता दें कि महाराणा प्रताप का नाम आप लोग सुने होंगे, वही महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के थे। यानी मेवाड़ मुकुट में महाराणा प्रताप के चरित्र को दर्शाया गया है। जैसे मेवाड़ मुकुट अकबर से युद्ध करके क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और पराजित होने के बाद भी प्राण लेकर के भागते हैं हल्दी घाटी के जंगल में, और वहां अकबर की एक मामा की लड़की है, उसको भी वो साथ में लेके चले जाते हैं। लेकिन ये महाराणा प्रताप अपनी शत्रु की बेटी को पास में रखते हुए भी वो क्या करते हैं, उस हाँ, तो इस तरह से बच्चों शत्रु की लड़की को अपने पास रखते हुए भी वह दुश्मन की बेटी को वो दुश्मन की बेटी नहीं समझते हैं, बल्कि वो अपने बेटी को समझते हैं कि हमारी बेटी है, और इस तरह से वो अच्छे से व्यवहार करते हैं, उसको खाने पीने के सब देते हैं। और महाराणा प्रताप अपने बारे में सोचते हैं कि बताइए मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। वो जंगलों में भटकते हैं और भटक के वो घास की रोटियां खाते हैं, और उसकी पत्नी जो है उनके साथ में है, और वो गोद में बच्ची को लिए हुए बैठी है। उसकी बच्ची को लेकर के उसकी माँ जो है स्वयं सोच रही है अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में कि हाय मेरा तकदीर क्या हो गया, मैं क्या थी और इस समय मेरी क्या स्थिति हो गई। और इस तरह से बहुत सारा चित्र इसमें दर्शाया गया है। अगर इसमें देखें तो बहुत ही मजेदार ये खंड काव्य है। अब आप लोग को हम बताते हैं इसमें कि जो मेवाड़ मुकुट है बच्चों, ये 7 सर्गों में लगभग बटा हुआ है। 7 सर्ग में, प्रथम सर्ग क्या है, द्वितीय सर्ग क्या है, तृतीय सर्ग क्या है, चतुर्थ सर्ग क्या है, सारा चीज हम बताएंगे, और 7 सर्गों में आप लोग कहानी जो है द एंड कर देंगे। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं प्रथम सर्ग।
प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में क्या हुआ है बच्चों? प्रथम सर्ग में जो है वही कहानी है जो हम ही बताए हैं। प्रथम सर्ग, प्रथम सर्ग देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा, प्रथम सर्ग में क्या चल रहा है, उसके बाद से आप लोग को हम क्लियर करके बता दे रहे हैं प्रथम सर्ग में क्या है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। हाँ तो देखिए, देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे ये जो है देवरिया जिला में है। देखिए, देखिए मेवाड़ मुकुट लिखा है ना बच्चों, स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। देखिए ये जो है देवरिया जिला में है, आप लोगों को हम बता दें देवरिया जिले में ये है। हम पेन से आप लोगों को बता दे रहे हैं बच्चों, ये जो देखिए ये मेवाड़ मुकुट आप लोगों को देवरिया जिला में चलता है। हमारे यहाँ बहुत सारे जिला हुआ है, ये है बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच आदि जनपदों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित खंड का नौ संयोजित जनपदों के विद्यार्थियों अपने विषय अध्यापक से अपने जनपद के निर्धारित खंड काव्य के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त कर ले। मुकुट आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। तो इसमें जो है अरावली सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, पंचम सर्ग, षष्ठम सर्ग, इस तरह से 7 सर्ग पढ़ना है बच्चों। और 7 सर्ग का कहानी हम जैसे संक्षेप में बताए हैं वैसे आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद से इसमें का हीरो कौन है, नायक कौन है, आप बता सकते हैं कि मेवाड़ मुकुट का नायक कौन है? तो बच्चों हम बता दे रहे हैं कि जो इसके नायक हैं वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के जीवन को ही चरित्र चित्रण के बारे में पूछता है। यही क्या है? नायक है, इसके नायक हैं बच्चों, नायक है इसके। और इनका जीवन परिचय भी आता है कि महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण की जैसे आ जाएगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर मेवाड़ मुकुट के नायक का सचित्र वर्णन कीजिए प्यारे बच्चों। तो नायक कौन है? तो नायक वही है, कौन? महाराणा प्रताप। तो चलिए बच्चों कुछ समझ रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें तो हम लोग समझ गए कि नायक कौन है, महाराणा प्रताप। अब छोटा सा इसमें और देख लें, अगर नायक की बात आ जाए तो महाराणा प्रताप का ही जीवन चरित्र जो आप लिखेंगे, माने महाराणा प्रताप के बारे में ही लिखेंगे अगर नायक आ गया तो। आगे हम देखते हैं इसमें और कुछ जो क्वेश्चन है। फिर उसमें कुछ ऐसे भी कलाकार हैं, पात्र हैं, जैसे भामाशाह। जैसे देखिए प्यारे बच्चों भामाशाह, भामाशाह हैं, भामाशाह भी इसमें एक अच्छे पात्र हैं। भामाशाह भी क्या है? एक पात्र है। इनका भी चरित्र चित्रण दूसरे नंबर पर आता है, यानी महाराणा प्रताप के बाद इन्हीं का नंबर आता है, इन्हीं का स्थान आता है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी दे सकता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर मेवाड़ मुकुट के भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरह से भामाशाह के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट अगला जो है हम देखेंगे लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी का चित्र कीजिए। लक्ष्मी हम बता दें कि लक्ष्मी जो है महाराणा प्रताप की सच्ची अर्धांगिनी है, सच्ची पत्नी है। तो इस तरह से महाराणा प्रताप की जो पत्नी है लक्ष्मी, इनका भी चरित्र चित्रण करने को आ जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, लक्ष्मी का भी चरित्र चित्रण आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 3 चीजें हमने बता दिया। फिर आगे देखिए, आगे चौथा हम बताने वाले हैं दौलत का चरित्र चित्रण। दौलत, दौलत जो है अकबर के मामा की जो है लड़की है जिसका नाम है दौलत। वही दौलत जिसको महाराणा प्रताप जो है बंदी बना कर ले गए अपने साथ, लेकिन वो दुश्मन की लड़की जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं बल्कि वो अपने बेटी जैसा व्यवहार करते हैं। उसी दौलत को, उसी दौलत का चरित्र चित्र करने के लिए भी आ जाएगा, आ सकता है। आप लोग इसको थोड़ा सा दोहरा लेंगे।
और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना आप चित्र याद करेंगे सब हेडिंग वाइज करेंगे, छोटे छोटे हेडिंग टॉपिक बना के लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है और इस तरह से आप लोगों को अच्छा नंबर दे देगा। और हाँ, आप लोग एक और बात बता दे रहे हैं, परीक्षा हॉल में जाएंगे आप लोग तो परीक्षा में जाकर मतलब अपने सीट पर जाकर के आराम से बैठेंगे और पेपर को एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट समय एक्स्ट्रा मिलेगा और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एकदम पेपर को सही तरीके से पढ़ करके और उसके बाद से देखेंगे कि जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को पहले करेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल करके। ओम में कट पिट नहीं होना चाहिए। जो लिखने वाला उसको जो है आप बढ़िया से कर लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये हमारा जो वीडियो है, हमारा जो ये लेक्चर है कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और इस तरह से कमेंट करेंगे हमारा ये वीडियो कैसे लगा। बच्चों बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं, बहुत ही मेहनत करके बनाए, क्या बताएं, बिना हम खाए हुए 2 घंटे से हम बोल रहे हैं, गला सूख गया है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारी जो सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिए, ठीक है ना, कमेंट करते रहिए और हमारे आगे जो अगला जो वीडियो है, जैसे मान लो अगला जो विषय है आपका मैथ है, साइंस है, सब हम बना कर देंगे। बस हमारे थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट को बढ़ाते रहिए प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।